हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 15 का पार्ट 4 पार्ट 4 जो सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी एक लिमिटेड पीरियड की तरह आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया जा रहा है? कैंसिल कर दिया जा रहा है। सो अकॉर्डिंग टू रूल 21A, where registered person has applied for cancellation of registration under rule 20, the registration shall be deemed to be suspended from the date of submission of application or the date from which cancellation is served, whichever is later, pending the completion of proceeding for cancellation under the rule 21। मतलब सिंपल से मैंने जैसे बताया कि सस्पेंशन क्या होता है, एक तरह का कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर सर्टेन पीरियड। तो यहाँ पर भी वही कहा गया कि इन्होंने कहा गया कि जो आप कैंसिलेशन करवा रहे हैं, जब आप फॉर्म फाइल कर रहे हैं फॉर द कैंसिलेशन, जब तक आपका कैंसिलेशन हो नहीं जाता तो उस पीरियड तक मान लिया जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंशन कर दिया गया है। मान लिया जाएगा वो आपका कैंसिलेशन है वो सस्पेंशन कर दिया गया है। Where the proper officer has reason to believe that registration of person is liable to cancellation under section 21 or under rule 21 he may suspend the registration of such person within effect from the date to be determined by him, pending the completion of proceeding for cancellation of registration under rule 21। और इन्होंने कहा कि आपका अगर अपर ऑफिसर को लगता है कि आपका कैंसिलेशन लायबल है फॉर द कैंसिलेशन, वो सस्पेंड कर देगा रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पर्सन विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट टू बी डिटरमाइंड बाय हिम, पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 10। और जो पेंडिंग एंड कंप्लीशन उसे पूरा कर दिया जाएगा अगर लगते हैं कि जो आपका कैंसिलेशन है वो लायबल है। नाउ where the comparison of return furnished by registered person under section 29 within a date of detail of outward supply furnished in form number GSTR1 or detail of inward supply derived based on the detail of outward supply furnished by him supply in a form number GSTR1 on a such other analysis as may be carried out on the recommendation of counseling, so that there are the significant difference on anomalies indicating contravention of provision of act or rule made thereunder leading to cancellation of registration of said person, his registration shall be suspended and the said person shall be intimate in form number GST registration 31। अगर लगता है कि जो कैंसिलेशन करा जा रहा है वो डिफरेंस है, वो अलग तरीके का है, कंट्रोवर्शन कर रहा है प्रोविजन एक्ट या रूल का तो उसका जो कैंसिलेशन है वो जिसका वो कैंसिलेशन है उसके कैंसिलेशन कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन का, उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा उसके रजिस्ट्रेशन को, और उस पर्सन को जिसका हम रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर रहे हैं उसे इंटीमेट करा जाएगा इन फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 31। यहाँ पे फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 31 इलेक्ट्रॉनिकली ऑन कॉमन पोर्टल और बाय सेंडिंग अ कम्युनिकेशन टू हिज ईमेल एड्रेस provide that time of registration or amendment from the time to time, highlight the said difference and anomalies and asking him to explain within a period of 30 days as why his registration shall not be cancelled। और हम कहेंगे कि जो इंटीमेशन दिया जाएगा उन्हें फॉर्म नंबर जीएसटी 31 में, उनसे ये भी पूछा जाएगा कि जो आपका कैंसिलेशन करने जा रहे हैं, अभी तो सस्पेंड करा है मगर जो कैंसिलेशन करने जा रहे हैं वो करे तो कर दे मगर क्यों ना करे ये पूछा जाएगा, और जो रिप्लाई है विद इन 30 डे में हमें देना पड़ेगा। A registered person whose registration has been suspended under sub rule 1 or sub rule 2 or sub rule 2A shall not make any taxable supply during period of suspension and shall not require to furnish any return under section 31। सिंपल सस्पेंड क्या है, एक लिमिटेड पीरियड के लिए आपका कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये मैंने बताया एक तरफ से मान लिया जाता है। तो अगर वो जब तक उनका सस्पेंशन में चल रहा है सस्पेंड कर दिया गया है ऑफ द रजिस्ट्रेशन, वो ना ही टैक्सेबल सप्लाई कर सकते हैं ना ही रिटर्न फर्निश कर सकते हैं अंडर सेक्शन 29। Next, a registered person whose registration has been suspended under sub rule 2 or sub rule 2A shall not be grant any refund under section 54 during a period of suspension of registration। और जब तक उन्हें
जब उनका रजिस्ट्रेशन क्या करता है, सस्पेंड करने गया है, वो क्लेम नहीं कर सकते रिफंड। क्या नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते रिफंड। देन suspension of registration sub rule 1 or sub rule 2 or sub rule 2A shall be deemed to be revoked upon the completion of proceeding by the proper officer under rule 21 and shall be effective from the date of which the suspension has been come into effect। जो उन्होंने कहा गया कि उनका सस्पेंशन करा गया है वो उसी दिन से गिन लिया, उसी दिन से काउंट करा जाएगा जिस दिन उनका कंप्लीशन हो चुका है बाय द प्रॉपर ऑफिसर, और उनका रिवोकेशन शैल बी इफेक्टिव, और जो उनका सस्पेंशन है उस दिन से खत्म कर दिया जाएगा जिस दिन से कम टू इफेक्ट, सस्पेंशन कम टू इफेक्ट में आया जाएगा। Where any order having the effect of revocation, suspension of registration has been passed, the provision of clause A and 31 and 40 in respect of supply during the period of suspension proceed specify then shall be applied. Now, cancellation of registration according to rule 22, where the proper officer has reason to believe that registration of person is liable to be cancellation under section 29, he shall issue a notice to a such person, form number GST registration 17, क्या है 70, requiring him to show cause within a 7 working days from the date of service of such notice why his registration should not be cancelled। उन्होंने कहा कि प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि किसी भी पर्सन का रजिस्ट्रेशन करना कैंसिल, जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाना चाहिए, वो कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। उससे पहले वो कैंसिल करने से पहले एक नोटिस इशू करेंगे टू द पर्सन हु विल बी, जिसका उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा जाएगा, उन्हें इशू करा जाएगा नोटिस रजिस्ट्रेशन 17 में, और उनसे पूछा जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हम क्यों ना कैंसिल करें, ये हमें रिप्लाई दे। ठीक है, द रिप्लाई टू सो कॉज नोटिस इशू अंडर सब रूल 1 शैल बी फर्निशिंग इन अ फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन विद इन अ पीरियड स्पेसिफाई दिस साइड। इसका मतलब 7 डेज के अंदर, 7 डेज के अंदर जो आपको नोटिस भेजा गया और आपको सो कॉज नोटिस देना है कि आपको आपका रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसिल करा जाए, वो आपको जो रिप्लाई देना है वो फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 18 में देना है विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days। सिंपल। Where the person who has submitted an application for cancellation of his registration, he is no longer liable to be registered, his registration liable to be cancellation, the proper officers shall issue order in form number GST registration 19 within a 13 day from the date of application submit under rule 20, or as the case may be of reply to so cause issue under sub rule 1 or sub rule 2 sub rule 21 cancel the registration within effect from the date of determined by him notified taxable person, directing to pay arrears of tax interest penalty including amount to be level under subsection 5 of 29। उन्होंने कहा कि जिस पर्सन ने एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन दिया है दिया है वो लायबल नहीं होगा फॉर द रजिस्ट्रेशन, आगे चल के उसका जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, और कैंसिल करने के बाद एक ऑर्डर इशू करा जाएगा, जो ऑर्डर है वो इशू करा जाएगा फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 19 में। सिंपल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन 19 में विद इन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिप्लाई ऑफ सो कॉज नोटिस। नाउ आगे चलते हैं। Where the reply furnished under sub rule 2 or response to notice issue under sub rule 2A of rule 21 is found to satisfactory, the proper officer shall drop the proceeding and pass an order in form registration। और उन्होंने कहा कि जो रिप्लाई उन्होंने करा है, रिप्लाई करा है, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री हो द प्रॉपर ऑफिसर क्या करेंगे, प्रोसीडिंग पास कर देंगे और फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 20 पास कर देंगे। किसकी बात कर रहे हैं, 20A की। हम अभी 22 की बात करें तो ऊपर, जिसमें हमें 19 में कैंसिलेशन मिलेगा, और ये 21A की बात करी जा रही है, 21A की बात करी जा रही है, जिसमें कैंसिलेशन का सर्टिफिकेट जो होगा, ऑर्डर जो होगा वो रजिस्ट्रेशन 20 में पास होगा। यहाँ ध्यान देने की बात है। Now, the provision of sub rule 3 shall be mutandis applied to legal hire of deceased proprietor as if application has been submitted by the proprietor himself। Now, 20 तक कंप्लीट कर दिया हमने फॉर्म। Revocation of cancellation of registration, revocation of cancellation of registration, revocation of cancellation of registration rule 23। इसका मतलब जो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन करा गया उसे पूरी तरह से कैंसिल करना, revocation of cancellation of registration। A registered person whose registration cancelled by the proper officer his own motion may submit an application for revocation of cancellation of
रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 21। इसका मतलब जिस पर्सन का रजिस्ट्रेशन हो जो है कैंसिल कर दिया गया है बाय द प्रॉपर ऑफिसर हिज ऑन मोशन, इसका मतलब अपने आप ही प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है, वो एप्लीकेशन सबमिट करेगा फॉर द रिवोकेशन, उसका जो कैंसिलेशन है उसे भी खत्म करने के लिए इन फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 21। The such proper officer within a 13 days from the date of service on of order of cancellation of registration or within a time period, such time period as extended by the additional commissioner या फिर joint commissioner या फिर commissioner as the case may be, exercise power of provide the provision to subsection 1 of section 30 at the common portal either directly or through the facility center notified by the commissioner। और क्या करेंगे कमिश्नर विद इन 13 डे के अंदर या फिर और सच पीरियड जो स्पेसिफाइड करा गया एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर या कमिश्नर, वो जो कैंसिलेशन ऑफ रिवोकेशन है, कैंसिलेशन रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है, उससे सही करेंगे। प्रोवाइड दैट no application of revocation shall be filled by if the registration has been cancelled for the failure of taxable person to furnish a return। और जो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा गया है ऑन बाय द प्रॉपर ऑफिसर, बाय द प्रॉपर ऑफिसर, आपका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा गया उसका रिवोकेशन नहीं हो सकता इफ, अगर आपका रजिस्ट्रेशन इसलिए कैंसिल करा गया कि आप टाइम पे अपना रिटर्न नहीं भर पाए, आप अपना टाइम पे रिटर्न नहीं भर पाए, जब तक सच रिटर्न आर फिल्ड एंड एनी अमाउंट ड्यू टू टैक्स एज टैक्स इन टर्म ऑफ सच रिटर्न has paid along with any amount payable toward the interest, penalty, late fee in the specific respect of said return। Simple. Provide further that all return due for the period from the date of order of cancellation of registration till the date of order of revocation of cancellation of registration shall be furnished by the said person within period of 13 days from the date of order of revocation of cancellation। और उन्होंने कहा कि जितने भी आपका रिटर्न आपके ड्यू रह गया, आपको जितनी जल्दी हो सके फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, उससे पहले आपको विद इन 13 डे आपको फाइल करना पड़ेगा जितने भी रिटर्न ड्यू हो रखे हैं। Then provide also that where the registration has been cancelled with the respective effect, the registered person shall furnish all return relating to period from which effect date of cancellation of registration till the date of order of revocation of cancellation of registration within a period of 13 days from the date of order of revocation of cancellation of registration। उन्होंने कहा कि जब आपने रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो गया, आपको रिटर्न उसके अंदर ही, जब तक आपका रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं होता उसके अंदर ही आपको 30 दिन के अंदर ही आपको जितने भी ड्यू है आपके रिटर्न उन्हें फाइल करना पड़ेगा, आपका फाइल करना पड़ेगा। देन where the proper officer satisfy that for reason to be recorded in writing that they are the sufficient ground for revocation of cancellation of registration। और प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि जो हमने कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन करा उन्हें उसे रिवोकेशन कर देना चाहिए, उसे भी कैंसिल कर देना चाहिए। he shall revoke the cancellation of registration by an order form number GST registration 22 within a 13 day from the date of receipt of application and the communication the same to the applicant। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया जाएगा, रिवोकेशन कर दिया जाएगा, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रिवोकेशन कर दिया जाएगा और कैंसिल करने के बाद उन्हें ऑर्डर इशू करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन 22 में विदिन 13 डेज। Now third, where the proper officer shall be before the passing order referred to in clause B of subrule 2, इसकी बात हो रही है, issue a notice in the form number GST registration 23 requiring the application to show cause why application submit for revocation under subrule 1 should not be rejected under, and the applicant shall furnish the reply within a 7 working day from the date of service of notice GST registration 24। उन्होंने कहा कि हम क्यों ना आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करें, रिजेक्ट कर देना, हम रिजेक्ट कर देंगे, तो क्यों ना आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करें उससे पहले वो इशू करेंगे नोटिस रजिस्ट्रेशन 23 में फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 23 कि आप हमें बताएं कि हम क्यों ना आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना करें, रिजेक्ट ना करें। ठीक है, वो आपको जो रिप्लाई करना है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन 24 में करना है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस इन सर्टेन केसेस रूल 25, ये हम वैसे पढ़ चुके हैं, ये भी आपको पता है। जब आधार कार्ड आपके पास नहीं है, जब आपका पास आधार कार्ड नहीं है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो आपके बिजनेस का प्रीमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और जो रिपोर्ट मिलेगा आफ्टर द फिजिकल वेरिफिकेशन वो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन 30 में ऑन द कॉमन पोर्टल फाइल अपलोड करना पड़ेगा।
ठीक है, ये मैंने ऊपर बता रखा है, पढ़ रहे थे हम। मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन, Rule 26. All application including reply if any to the notice, return, appeal or any other document required to be submitted under this rule shall be so submit electronically at common portal with a digital signature certificate through the e-signature as specified Information Technology Act 2000 or the through any other mode signature notified by the board in this batch। इन्होंने कहा कि जितने भी आप अपने एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं फ्रॉम द रूल 8 टू रूल 25, तो उनको सबको आपका क्या होना चाहिए, आपका इलेक्ट्रॉनिकली ही सबमिट होना चाहिए, उस पे सिग्नेचर होना चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर, ई सिग्नेचर, ये सारे होने चाहिए। इन दोनों में, इन सब में से कोई भी चीज होनी चाहिए, सर्टिफाइड होनी चाहिए, ये ऑथेंटिकेशन या सर्टिफाइड होनी चाहिए। सिंपल। नाउ each document including written furnished online shall be sign or verified through the electronic verification code। सिंपल। इन्होंने कहा कि जितने भी आप डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग रिटर्न फर्निश कर रहे हैं ऑनलाइन, वो साइन होने चाहिए, वेरीफाइड होने चाहिए थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। ये आप नीचे पढ़ लेंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं, वही सारी चीजें हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। डीम्ड रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26, अभी तक हमने 25 तक सेक्शन पढ़ लिए थे रजिस्ट्रेशन, अब 26 की बात हो रही है। The grant of registration or unique identification number under the State Goods and Service Tax Act or the Union Territory Goods and Service Tax shall be deemed to be grant of registration or unique identification number under this act subject to condition that application for registration or unique identification has not been rejected under this act within time specified। इन्होंने कहा कि जो आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, वो मान लिया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन है अंडर द गुड स्टेट एंड गुड एंड सर्विस एक्ट के अंदर। सिंपल। नो सेक्शन 27, special provision relating to casual taxable person and non-resident taxable person। The certificate of registration issued to casual taxable person or a non-resident taxable person shall be valid for the period specified in the application for registration या फिर 19 days from the effective date of registration, whichever is earlier, such person shall make taxable supply only after issuance of certificate of registration। सिंपल। मैंने बताया था कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, वो 90 डेज के लिए, वो 90 डेज के लिए उसे एक्सटेंड भी करा जा सकता है, उसे एक्सटेंड भी करा जा सकता है, ये भी आपको पता है। तो वही कहा गया है कि जो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन जितने दिन के लिए मिला है या फिर 19 डे के लिए, इन दोनों में से जो सबसे पहले हुआ उतने दिन के लिए उनका रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। Now, a casual taxable person or non-resident taxable person shall, at the time of submission of application registration under sub rule 1 of subsection 25, make advance tax deposit। ये भी आपको बता दिया गया है कि जब भी वो अपना रजिस्ट्रेशन लेंगे, एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, वो एडवांस टैक्स डिपॉजिट करेंगे, एडवांस टैक्स डिपॉजिट करेंगे। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये भी आपको बता दिया गया है कि रूल फॉर्म जो है हमारा रजिस्ट्रेशन 14 भर के हम अपने उसमें जितने भी हमने रजिस्ट्रेशन करे उसमें क्या कर सकते हैं, हम कोई भी अमेंडमेंट करवा सकते हैं, कोई भी अमेंडमेंट करवा सकते हैं। सिंपल। और कैंसिलेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये भी आपका बता चुके हैं 21A के अंदर और 22 के अंदर। सिंपल, ये भी आपको बता दिया गया है। नाउ अब बात करते हैं टैक्स इनवॉइस डेबिट और क्रेडिट नोट किस लिए यूज होता है, क्या चीज है, हम इसकी बात करते हैं। तो अभी तक हमारे फॉर्म जितने भी कंप्लीट हो गए, जितने भी फॉर्म कंप्लीट हो गए, जैसा मैंने बताया कि आपको याद करना है कि आपको एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आने की होता है कि फॉर्म जितने भी हमने अभी तक पढ़े 15 चैप्टर में, उनमें से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आने की संभावना होती है, हो सकता आएगा ही आएगा। तो आपको क्या करना है, ये पहले फॉर्म लिखना है, जैसे फॉर्म रजिस्ट्रेशन जो हमारा था 01, फिर उसके आगे वो किस चीज के लिए है, रजिस्ट्रेशन के लिए, ये सारी चीजें लिख के हमें फॉर्म लाइन से याद करके उन्हें याद रखना है, एक एक चीजें याद रखना है। नाउ आगे बढ़ते हैं। टैक्स इनवॉइस डेबिट और क्रेडिट नोट क्या होता है। Wherever any transaction take place, different kind of document are issued under the different circumstances
लाइक इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड बिल ऑफ सप्लाई। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो अलग अलग तरीके के डेबिट नोट, बिल ऑफ सप्लाई, टैक्स इनवॉइस हर एक ट्रांजेक्शन के लिए इशू करे जाते हैं। तो वो क्या चीज होते हैं, कब इशू करे जाते हैं, इनकी बात करते हैं। पहले बात करते हैं टैक्स इनवॉइस की। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 66 ऑफ सेंट्रल एंड Goods and Service Tax Act 2007 demanded that invoice or tax invoice as a tax invoice referred to in section 2031। इन्होंने कहा कि जब भी आप सप्लाई ऑफ गुड या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस करते हैं तो आपको इनवॉइस या फिर टैक्स इनवॉइस इशू करना होता है विद इन 13 डे एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 31। ये आपको पता है। तो उसी को कहा गया है, जो भी इनवॉइस या फिर टैक्स इनवॉइस जो इशू करा गया है एज रिफर्ड इन सेक्शन 31, उसे हम टैक्स इनवॉइस या फिर इनवॉइस कहते हैं। The significance of this document has been increased substantially with the advent of GST. Since invoice matching mechanism has been introduced under the GST, the detail of the invoice furnished under the statement of outward taxable supply by the supplier and the inward taxable supply furnished by the recipient must be matched। इन्होंने कहा कि जब भी आप टैक्स इनवॉइस जो है वो इशू होना चाहिए। तो जब भी आउटवर्ड सप्लाई होता है तो आप आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई करते हैं तो आपको इनवॉइस इशू करना होता है। इनवर्ड टैक्सेबल सप्लाई होता है तो रिसिपेंट द्वारा उसे फर्निश करा जाता है। तो ये दोनों जब भी होता है वो मैच होना चाहिए। दैट्स अ प्री रिक्वेस्ट ऑफ द रिसिपेंट टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जब भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने से पहले एक प्री रिक्वेजिशन मतलब पहले एक रिक्वेस्ट पूरी कंडीशन पूरी करनी पड़ती है from claiming the input tax credit. A tax invoice must be issued by the registered person making a taxable supply। और जो हमारा टैक्स इनवॉइस है वो हरदम एक रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा इशू होना चाहिए। There is no format prescribed certain field to however are the mandatory and have been specified। The invoice could be manual or electronic। इन्होंने कहा भी कभी भी अभी तक कोई भी स्पेसिफाइड नहीं करा गया है कि उस फॉर्म में ही उस फॉर्मेट में ही आपको इनवॉइस इशू करना है। आपकी मर्जी है कि आप अपना टैक्स इनवॉइस किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, बस वो एक इनवॉइस की तरह होना चाहिए, लगना चाहिए। इनवॉइस इज अ कॉमर्शियल, यहाँ पे स्पेसिफाई करा गया, बताया गया है कि इनवॉइस क्या होता है। इनवॉइस इज अ कॉमर्शियल इंस्ट्रूमेंट इशू बाय द सप्लायर ऑफ गुड और सर्विस टू द रिसिपेंट, इज आइडेंटिफाई द बोथ द पार्टी invoice and list and describe the items sold or service supplied, quantify them, exist them, the date, price and the necessary discount। इन्होंने कहा कि जो इनवॉइस है कॉमर्शियल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है कि कॉमर्शियल इंस्ट्रूमेंट है जो सप्लाई द्वारा रिसिपेंट को इशू करा जाता है। उसमें स्पेसिफाइड होता है, लिस्ट होता है कि कौन सा गुड्स सेंड करा गया, किसे सेंड करा गया है, कितने अमाउंट पे सेंड करा गया, ये सब पता होता है उस इनवॉइस में। नाउ the time limit for the issuing the invoice are the extreme important as that is a major step to influence the determination of time of supply। जैसे हमने पढ़ा है, in case of registered person supplying a taxable good, the invoice must be issued before or at the time of removal of goods for the supply where the supply involve movement of good। सिंपल सी बात कहेगी कि अगर इनवॉइस जो है इन केस ऑफ टैक्सेबल ऑफ गुड्स, हमने टाइम ऑफ सप्लाई जब निकाल लेते हैं तब हमने पढ़ा था ये, जब हमने पढ़ा था तो उसमें कहा गया है कि जब भी अगर इनवॉइस जो है इशू बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई वेयर द इन्वॉल्व मूवमेंट्स ऑफ गुड्स या फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रिसिपेंट इन केस ऑफ removal in relation to goods mean dispatch of good for the delivery, supply, collection of good by the recipient। सिंपल सी बात करें, बिफोर द सप्लाई और द टाइम ऑफ सप्लाई आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। सिंपल। नाउ टाइम लिमिट फॉर द इशूइंग टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस। वो गुड्स की बात हो रही थी ऊपर, अभी हमने जो पढ़ा गुड्स की बात हो रही थी। उन्होंने कहा था कि बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई आपका इनवॉइस होना चाहिए इन रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ गुड। अब बात करें सप्लाई ऑफ सर्विस, ये ध्यान देते हुए चलेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि सप्लाई ऑफ सर्विस के टाइम विद इन 30 डेज, विद इन 13 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इशू हो जानी चाहिए इनवॉइस। But in case of banking company, financial institution, non-banking financial company and can issue invoice within a 14 days from the date of supply of service। और कोई भी बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, वो इनवॉइस जो है विद इन 45 डेज और 30 डेज, 45 डेज के अंदर आपको फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई में इशू कर सकती है इनवॉइस। An issuer, banking
or financial institution including non-banking financial company, telecom operator or any other class of supplier of service as notified by the central government making taxable supply of service between the distinct person as specified 25 may issue the invoice before or at the time of recording the same in a book of account या फिर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर ड्यूरिंग द विच सप्लाई वाज मेड। उन्होंने कहा कि टैक्स जो है जो इनवॉइस इन केस ऑफ इश्योर बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल और टेलीकॉम ऑपरेटर वो जो इनवॉइस है अगर वो जो सप्लाई हो रहा है वो बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन हो रहा है बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन हो रहा है इनवॉइस कब इशू होना चाहिए जब आप वो बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उससे या उसी टाइम या उससे पहले या फिर जब आपका क्वार्टर कंप्लीट हो रहा है उससे पहले आपको इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। सिंपल। नाउ रिवाइज नोटिस explanation to section 31 section 31 subsection 3rd clause a the tax invoice shall include any revised notice issued by the supplier in respect of supply made earlier। revised notice क्या होता है यहाँ भी हम याद करेंगे। revised notice a registered taxable person may within 1 month from the date of issuance of certificate of registration issue a revised notice against the invoice already issued during the period beginning the with effect डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट फॉर रजिस्ट्रेशन। इन्होंने कहा कि क्या होता है हम मान लिया जाता है कि आपका जब जैसे विद इन 13 डेज आपको जिस दिन आप लायबल हो रहे हैं उससे उसी के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना होता है उसी दिन आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना होता है। तो आप कहा जाता है जैसे एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा रिवाइज नोटिस होता है कैसे इसे ए है ठीक है। ये फर्स्ट जैन को क्या हो रहा है लायबल हो जा रहे हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन इनका टर्नओवर जो है 20 लाख से ज्यादा चला जा रहा है तो 1 जनवरी को ये लायबल हो जा रहे हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन। इन्होंने क्या करा विद इन 13 जनवरी से पहले इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया पहले क्या रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तो कहा जाता है कि जिस दिन अगर आप विद इन 13 डेज के अंदर जिस दिन लायबल होते हैं उसी विद इन 13 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आप जिस दिन आप लायबल हुए उसी दिन से आपका रजिस्ट्रेशन मान लिया जाता है उसी दिन से रजिस्ट्रेशन मान लिया जाता है। तो क्या करा ए ने क्या करा कि 2 जैन को उन्होंने गुड सप्लाई करी और इनवॉइस भी इशू कर दिया किसको बी को। अब इशू इनवॉइस कर दिया तो उनके बाद जब उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जा रहा है उसके बाद इसका मतलब 30 जनवरी के बाद उन्हें एक और इनवॉइस इशू करने पड़ेगा जिस दिन उन्हें मिल जा रहा है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसके बाद और एक और इनवॉइस इशू करने पड़ेगा जिसे हम रिवाइज इनवॉइस कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। द रिसिपेंट कैन अवेल द आईटीसी सच रिवाइज notice issued by the supplier. The provision cover the period between the date of application and date of issuance of registration certificate, but not earlier period with were liable to pay GST. Now, the tax invoice may not be issued if the value of good or service or both less than 200 रुपीज। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि मैं इसका मतलब उनकी मर्जी है रजिस्टर्ड पर्सन की मर्जी है वो चाहे तो इनवॉइस इशू कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं और उनका गुड और सर्विस की जो वैल्यू है वो 200 रुपए 200 से कम हो। सिंपल। अभी हमने किसकी बात करी इनवॉइस की बात करी ठीक है। अब हम बात करते हैं इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई सिंपल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 सब क्लॉज सी अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे वैसे पढ़ लेते तभी रूल 46 A for the provision to rule 46 a registered person supply exempt goods or service or paying tax under the composition scheme can issue single invoice cum bill of supply। याद रखने की जरूरत है ये इंपॉर्टेंट है जितने भी हम अभी तक पढ़ने इनवॉइस कम रिफंड वाउचर ये सारी चीजें याद करने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि जब भी आप एग्जम्प्टेड गुड्स जिस पर टैक्स नहीं लगता या फिर कंपोजिशन स्कीम के अंदर है आप सप्लाई कर रहे हैं गुड्स तो आप क्या इशू करेंगे इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे इनवॉइस कम बिल सप्लाई इशू करेंगे। दिस प्रोविजन आल्सो अप्लाइड टू पर्सन हु इज पेइंग जीएसटी ऑन सर्विस अंडर द सिंप्लीफाइड स्कीम। स्मॉल टैक्सेबल पर्सन पेइंग जीएसटी 6%
on the service, the small taxable person paying GST 6% on the service shall issue a bill of supply. इसका मतलब इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई कौन कौन इशू कर सकते हैं? एग्जाम सप्लाई, एग्जाम गुड जो सर्विस, एग्जाम गुड और सर्विस जो सप्लाई करे वो कंपोजिशन पर्सन, और जो स्मॉल टैक्सेबल पर्सन है जो जीएसटी पे कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 6% ऑन द सर्विस, वो भी इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हैं. वेयर रजिस्टर्ड पर्सन इज सप्लाई टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड गुड और सर्विस, और बोथ आर अनरजिस्टर्ड पर्सन, और वो क्या है? दोनों अनरजिस्टर्ड पर्सन है. अ सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई वो भी इशू करेंगे. And consolidated tax invoice, a registered person shall issue consolidated tax invoice at the each end of each day in respect of supply where a the recipient is a registered person or recipient does not require such invoice. इन्होंने कहा कि जब कोई भी आप सप्लाई कर रहे टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन, या फिर जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो नहीं चाहता इनवॉइस, उसके एट द एंड ऑफ ईच डे आप इनवॉइस इनकम कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे. इन 4 केस में आप इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे. ये याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताया जा रहा है. सो नेक्स्ट वीडियो में रिसिपेंट वाउचर एंड फंड वाउचर पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही काफी. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे और सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.